माया, माया, माया। कार्तिक 3 बार जोर से चिल्लाया और उसने माया के कंधे पकड़कर उसे झंझोड़ा। कार्तिक को उम्मीद नहीं थी कि शुष्क रक्त के लोग माया को निशाना बनाएंगे। वो चौंक गया था। उन्हें माया की तलाश क्यों थी? माया में ऐसा क्या था? एक झटके से माया को होश सा आया और उसने कार्तिक की ओर एक उलझन भरी नजर से देखा। वो शुष्क रक्त संप्रदाय के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। वे उसे शुष्क रक्त संप्रदाय क्यों ले जाना चाहते थे? वो कहीं नहीं जाना चाहती थी। हम ऊष्म काया वाले व्यक्ति की तलाश कर रहे थे। ये लड़की वही है जिसे हम खोजना चाहते थे। ऐसी काया 10,000 में से एक की होती है। अगर हम उसे शुष्क रक्त संप्रदाय ले जाते हैं तो हम हमारी क्षमता को बढ़ा सकते हैं। लंबे बालों वाली लड़की जिसका नाम राम्या था, उसने जोश में कहा, वे लोग पृथ्वी लोक में आए थे क्योंकि संप्रदाय के स्वामी को एक भविष्यवक्ता से ये ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये ऊष्म शरीर पर किए हुए एक हवन के बाद शुष्क रक्त संप्रदाय को एक अलौकिक ताकत देगा जिसका अब तक वे केवल सपना ही देख सकते थे। शुष्क रक्त संप्रदाय उस भाग्यवक्ता का कहा सब कुछ कर चुके थे। अब आखिरी काम यही बचा था कि वे एक गर्म काया वाले ऊष्म रक्त की ऊर्जा से भरे व्यक्ति को अपने साथ लाएं। उन्होंने काफी खोज की थी। माया के पास पृथ्वी लोक का और शायद संसार का सबसे उष्ण शरीर था। वे उसके शरीर का उपयोग अपने लोगों के भले के लिए करना चाहते थे। माया चकित थी। उसे ये तो पता था कि उसके शरीर को हमेशा हॉट की श्रेणी में रखा गया है और बहुत से लड़के उस पर इसीलिए जान छिड़का करते थे। लेकिन क्या उसके शरीर की इस हॉटनेस का उपयोग किसी साधना में भी हो सकता है? ये उसकी सोच से परे की बात थी। दूसरी ओर कार्तिक के ख्याल से इसके कुछ खास कारण थे। उसने माया के शरीर को बेहतर बनाने के लिए बहुत सारी गोलियां उसे दे दी थी। इन गोलियों ने माया के शरीर से सभी अशुद्धियों को बाहर निकाल दिया। वर्तमान में उसके शरीर में अशुद्धता का एक भी निशान नहीं था। इसलिए उसके शरीर की ऊष्मा अपने सबसे शुद्ध रूप में पहुंच चुकी थी। कार्तिक ने दोनों लड़कियों को देखा। उन्हें बिना किसी मेहनत के माया मिल गई थी जिसका रक्त ऊष्मा की ऊर्जा से भरा हुआ था और वे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहती थीं। छोटे बालों वाली लड़की ने कहा, हमारे संप्रदाय के स्वामी के साथ एक महात्मा है जिसने हमारी मदद की। उसने हमें बताया कि ऐसा शरीर पृथ्वी लोक में है। हमने अभी इसे देखा और बात पक्की की, इसलिए हमें इसे ले जाना होगा। वो महात्मा छोटे आकाशी लोक का एक जाना माना आदमी था। शुष्क रक्त संप्रदाय के गुरु भी संयोग से उनसे मिले थे। उसे भी एक सही माध्यम वाले शरीर को पाने की उम्मीद थी। पृथ्वी लोक में इस तरह की शक्ति का होना उसकी काबिलियत की बर्बादी है। उसे हमारे साथ आना चाहिए, जो उसके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी। शुष्क रक्त वालियों का अंदाज बहुत अकड़ से भरा हुआ था, जैसे कि वे माया को कार्तिक से दूर ले जाने का इरादा पक्का करके बैठी हूं। शुष्क रक्त की साधना तकनीक के लिए माया का शरीर बहुत काम का था। तुम इसके क्या लगते हो? छोटे बालों वाली लड़की ने कार्तिक को देखा। कार्तिक ने अपने पीछे माया को धकेलते हुए कहा, मैं उसका पति हूं। क्या? क्या तुम पति पत्नी हो? दोनों हैरान रह गईं। उसने सोचा था कि वे सिर्फ एक जोड़ा थे, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उनका रिश्ता पति पत्नी का होगा। कार्तिक ने सिर हिलाया और कहा, शुष्क रक्त संप्रदाय की परियों, तुम लौट जाओ। मेरी पत्नी तुम्हारे शुष्क रक्त संप्रदाय में नहीं जाएगी। माया ने सिर हिलाया और कार्तिक की बाह पकड़ते हुए कहा, सुन लिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। उसने और कार्तिक ने कुछ समय पहले ही शादी की थी और वे इस सब पचड़े के लिए तैयार नहीं थे। वो कार्तिक का साथ कैसे छोड़ सकती थी? इसके अलावा वो नहीं जानती थी कि शुष्क रक्त संप्रदाय क्या था। वो शुष्क रक्त संप्रदाय के लोगों की बात सुनने और कार्तिक को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सकती थी। बेहतर होगा कि तुम इसके बारे में सोचो।
साधना करने के लिए शुष्क रक्त संप्रदाय में जाना एक खास मौका है। शुष्क रक्त संप्रदाय छोटे आकाशीय क्षेत्र का सबसे जाना माना स्त्री संप्रदाय है। तुम्हारी शक्ति ने हमारे संप्रदाय प्रमुख का ध्यान खींचा है। क्या तुम्हें इस मौके का फायदा नहीं लेना? ऐसे पृथ्वीलोक के आदमी के साथ रहना तुम्हारे लिए एक बर्बादी है। छोटे बालों वाली लड़की ने कार्तिक की ओर इशारा किया। काम्या, लंबे बालों वाली ने अपनी बहन को अपने स्वर पर ध्यान देने की याद दिलाई। राम्या ने माया को देखा और कहा, ठीक है, मैंने माना कि मुझे इस तरह के कटु शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन यह सोचने वाली बात है कि हमारे संप्रदाय में आने का मौका छोड़कर अगर तुम पृथ्वी लोक के इस आदमी के साथ रहने का इरादा करती हो तो तुम कितना कुछ खो रही हो। क्योंकि हमारे संप्रदाय में आने के बाद तुम्हें जिस तरह की शक्ति मिलेगी और ब्रह्मांड में तुम्हें जो महत्व मिलेगा उसकी तुलना और किसी चीज से नहीं हो सकती है। हम ब्रह्मांड का एक ऐसा स्त्री संप्रदाय है जो सर्वोच्च स्तर पर सभी शक्तियों के सामने बराबरी करने का दम रखता है और अमर लोक में भी जिसका बहुत सम्मान है। इसलिए मैं तुम्हें समझाना चाहती हूँ कि तुम्हें इस आदमी के साथ रहने की जिद छोड़कर हमारे साथ आ जाना चाहिए। नहीं, मुझे उसमें कोई रुचि नहीं है। मैंने अभी अभी शादी की है और मैं अपनी सारी जिंदगी सिर्फ अपने पति के साथ गुजारना चाहती हूँ। मुझे किसी भी स्त्री संप्रदाय या तुम्हारे शुष्क संप्रदाय में कोई रुचि नहीं है, भले ही उसमें कितना भी फायदा हो। माया ने गुस्से में कहा। उन लोगों ने जिस तरह की बात की थी वो एक तरह की बदतमीजी थी। वो जानती भी नहीं थी कि कार्तिक और माया कौन है और उनकी क्या स्थिति है। उसके बाद भी उन्होंने कार्तिक का अपमान किया था और उसे एक नालायक और बेकार आदमी कहा था। उन्होंने सोचा था कि पृथ्वीलोक पर होने के नाते भले ही ये व्यक्ति आम पृथ्वीलोक के वासियों से ज्यादा शक्तिशाली हो, पर फिर भी वो अपने संप्रदाय के घमंड में रहते हुए उसे अपने से नीचे समझ रही थी। ये स्वीकार करने वाली बात नहीं थी, ना माया के लिए और ना ही कार्तिक के लिए। कार्तिक ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों ने बहुत बकवास कर ली। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं एक आसान प्रतिद्वंदी हूं? कार्तिक गुस्से में था। वो दोनों एक दूसरे को खास लोग समझ रही थी। क्या इन्होंने सोचा था कि वे असली परियां थीं? राम्या की ओर देखते हुए माया का चेहरा कठोर हो गया था। उसने कहा, क्या मैंने कहा कि मैं शुष्क रक्त संप्रदाय में जाना चाहती हूं? शुरुआत से अंत तक ये तुम दोनों ही हो जो अपने संप्रदायों की महानता की बातों में लगे हो। मुझे उस महान अवसर की कोई परवाह नहीं है जिसके बारे में तुम लोग बात कर रहे हो। अब राम्या ने गुस्से में अपने दांतों को किरकिरा कर लिया। पृथ्वी लोक से एक नश्वर इंसान होकर माया उन्हें नीची नजर से देखती थी। उन्हें इस बात से जलन हो रही थी कि एक पृथ्वी लोक की लड़की माया को संप्रदाय के नेता खुद एक शिष्य के रूप में लाने को कह रहे थे। उन्हें खुद कभी ऐसा मौका नहीं मिला। राम्या के शरीर से बर्फीली नीली ऊर्जा उठी जिससे एक ठंडी शक्ति का प्रसार हुआ। शुष्क रक्त संप्रदाय छोटे आकाशीय क्षेत्र में एक महिला संप्रदाय था। संप्रदाय में सभी शिष्यों ने शुष्क ऊर्जा तकनीकों का अभ्यास किया था। अगले ही पल उसके शरीर से चारों ओर नीली नीली ऊर्जा निकलने लगी। उसके बाद उसने नीली ऊर्जा से अपने आसपास के माहौल से सारी गर्मी को खींचना चालू कर दिया। कुछ ही देर में आसपास का तापमान बहुत तेजी से गिरने लगा। हर तरफ ठंड हो गई। लेकिन कमाल की बात यह थी कि यह ठंड अपने आसपास के माहौल में 10 फुट से ज्यादा दूर तक नहीं जा रही थी। कुछ देर में साफ दिखने लगा कि उसके शरीर से 10 फुट की दूरी तक चारों तरफ एक गोला बन गया था जिसके अंदर की सारी ऊर्जा को उसने खींच लिया था। कार्तिक और माया दोनों हाथ पकड़कर खड़े थे। कार्तिक का चेहरा भावहीन था और अब वहां पर एक बेहद ठंडा माहौल बन रहा था जिसमें हर चीज नीली नजर आ रही थी। उस सारी ऊर्जा को खींचने के बाद उस लड़की ने अपने दोनों हाथों को इकट्ठा किया
और कार्तिक की तरफ बहुत ही गुस्से भरी नजरों से देखा। कार्तिक उसे बेपरवाह होकर देख रहा था। अचानक उसके हाथों के बीच में एक छोटा सा गोला बना, जिस पर फूंक मारते हुए उसने उस गोले को विशालकाय बना दिया। ये गोला बड़ी तेजी से कार्तिक की ओर चला और वो लड़की बोली, तुमने मेरी बात को नहीं सुना, इसलिए मुझे अब ये करना पड़ रहा है। अब कुछ ही देर में तुम इस गोले में कैद हो जाओगे। तुम्हें इस बात का शुक्र करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी जान ना लेने का इरादा किया है। तुम्हें सिर्फ इस गोले में बंद रखा जाएगा और जब मैं इस लड़की को यहां से ले जाऊंगी, उसके कुछ वक्त बाद ये गोला अपने आप पिघलकर तुम्हें आजाद कर देगा। ये सिर्फ तुम्हें यह दिखाने के लिए है कि तुम्हें हमसे लड़ने की गलती नहीं करनी चाहिए। वो गोला तेजी से कार्तिक की ओर बढ़ा। माया को बहुत तेज ठंड लग रही थी, लेकिन कार्तिक के चेहरे पर कुछ अलग भाव थे। ये साफ था कि उसे ठंड तो नहीं लग रही थी। कार्तिक ने उस गोले को अपने एकदम करीब तक आने दिया, पर जैसे ही वो उसके शरीर के करीब पहुंचा, कार्तिक ने अपने दोनों हाथों को आपस में खींचा और उस गोले के ऊपरी परत पर लगा दिया। तुरंत एक पीले रंग की किरण उस गोले के अंदर समा गई और वो गोले में जाकर रोशनी में बदल गई। कुछ देर में वो रोशनी गोले में आने वाली तमाम दरारों के रूप में बदल गई। अचानक से गोला इस तरह से भरभरा गया जैसे कांच का कोई बहुत बड़ा टुकड़ा किसी लोहे से टकराकर एकदम बारीक बारीक हिस्सों में बिखर गया हो। तुम्हारे बस में अगर बस इतना ही है तो कृपया चली जाओ, अपना समय बर्बाद मत करो, कार्तिक ने शांति से कहा। काम्या ने राम्या की ओर अचरज से देखा और कहा, लगता है इसके पास हमारी सोच से कुछ ज्यादा ही शक्ति है, हमें वशीकरण का उपयोग करना चाहिए। राम्या ने मुस्कुराकर सर हिलाया। इससे पहले कि कार्तिक कुछ समझ पाता, उन दोनों ने सूक्ष्म रूप धारण किया और माया के कानों के आसपास उड़ते हुए कुछ फूंकने लगी। क्या थी यह अजीब सी कोशिश? क्या कार्तिक अपनी दुल्हन की रक्षा कर पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम पर कैप्टन कार्तिक की कहानी का अगला भाग।